Hello everyone, myself Ashwani Kumar. I am from Genesis classes and we are going to discuss our TSC exam 2022 for 8th class science subject. Let's start. This is our first question. The force of freely falling body is directly proportional to. जो फोर्स होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ठीक है, मास और एक्सेलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना फोर्स. तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मास ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये तो गया. और डी ऑप्शन मैच करेगा, बोथ ए एंड बी. ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विद द हेल्प ऑफ अ गिवन फिगर फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. अब इस फिगर से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं. द एप्पल पुल्स विद द ग्रेटर फोर्स देन द अर्थ पुल्स द एप्पल. नहीं, देखो हमने न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है. उसमें क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. और यहाँ पे हम सेकंड वे से भी कर सकते हैं. हमारे पास सेकंड वे क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो क्या बोलता है, जब अभी देखो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एप्पल अर्थ से, वही अर्थ एक्सपीरियंस करेगी एप्पल से. इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये होती है ना उस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग. तो वहीं से देखो उसमें से कौन सा मैच करेगा. एप्पल पुल्स विद ग्रेटर फोर्स, नहीं. द एप्पल पुल्स विद द स्मॉलर फोर्स, नो. द एप्पल पुल्स द अर्थ विद द सेम फोर्स दैट द अर्थ पुल्स द एप्पल, बिल्कुल सही. सी ऑप्शन मैच करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कार ट्रेवल ईस्ट विद द सर्टेन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज. अब कोई भी कार है, ठीक है, ट्रैवल करिए ईस्ट डायरेक्शन में. तो हम मान लेते हैं हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन ये है और वेस्ट डायरेक्शन ये है. अब उसके अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज. अब ठीक है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कार या कुछ भी. ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है. अब हमने पढ़ रखा है जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है, अपोजिंग होती है ना, रिलेटिव मोशन को आपस में अपोज करती है. अब देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मानो पहले, जैसे हम क्लियरली देख लेते हैं सही से. अब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट माना, ऐसे रखा है. अब हम इस साइड उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो हमेशा अपोज करेगा ना फोर्स को, मतलब अपने मूवमेंट को अपोज करेगा. तो ये फ्रिक्शन फोर्स होती है जो अपोजिंग होती है नेचर में. तो अब देखो एक कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इस साइड मूव कर रहा है, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स किस साइड होगी, वेस्ट की साइड. तो ड्यू वेस्ट, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देखिए, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू अ पिस्टन एट द टॉप ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब कंटेनिंग वाटर, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू. अब ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, देखो कोई भी हमारे पास कंटेनर है और उसके ऊपर हम उसके अंदर लिक्विड है. ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ. जैसे हमारे पास कोई भी एक कंटेनर लगा लिया हमने और इसका ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, और इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे ये लिक्विड भरा पड़ा है. अब इसमें क्या करेंगे, हमने ऊपर से एक पिस्टन के साथ इसको प्रेशराइज किया. ठीक है, जैसे हम पिस्टन से प्रेशर डालेंगे तो हमारे पास एक लो होता है, पास्कल लो, और आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा वो पास्कल लो के बारे में. इसमें क्या बोलते हैं ना कि जैसे हम इस पे पिस्टन में प्रेशर डालेंगे तो हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा लिक्विड. तो बस ये सिंपल सा लो था. तो अब मैच देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओनली द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही, ऑल डायरेक्शन में मैच करेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, व्हेन अ व्हील इज रोलिंग ऑन द रोड, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द व्हील एंड द रोड इज. अब एक क्या व्हील रोड के ऊपर मूव कर रहा है ऐसे. अब देखो व्हील मान लो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है व्हील. ठीक है, जैसे ही व्हील इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखो जो हम ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ ब्लू. अब देखिए ये हमने ये वाला पॉइंट मान लिया, ये मान लिया हमने कोई भी पॉइंट ए. ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये फोर्स लगानी आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो हमने पढ़ा है कि अगर इसको इस व्हील को आगे की तरफ मूव करना है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. पॉइंट, हमें इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, ए पॉइंट के ऊपर. ठीक है, जैसे ये है, जहाँ जिस पॉइंट पे भी टच करेगा, ये वाला पॉइंट है ए, ऐसे टच कर रहा है. अब ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है. अब देखिए, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोजिंग होता है नेचर में. तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगी इस डायरेक्शन में. तो पूछा क्या है, व्हेन अ व्हील इज रोलिंग ऑन द रोड, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताना है. बिटवीन द व्हील एंड द रोड इज, ये रोड का पॉइंट हमने मान लिया था, कोई भी अज्यूम कर लिया था ए. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, मूव आगे कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. बिल्कुल, फिफ्थ का ए आंसर मैच कर रहा है सही से. ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखो फ्रिक्शन के बारे में कितने सारे क्वेश्चन तो फ्रिक्शन के ऊपर ही आ गए.
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं मास ऑफ बॉडी, ठीक है, अभी देखते हैं इसको भी। नेचर ऑफ द सरफेस, बिल्कुल सही। तो दोनों बोथ ए एंड बी पे डिपेंड करेगा। क्यों? अब देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है हमारे पास, फोर्स ऐसे एफ लिमिटिंग बोल देते हैं, म्यू इंटू जी के इक्वल होता है। और जो म्यू है ये क्या होता है, मटेरियल का होता है हमेशा, याद रखना मटेरियल का होगा ये। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? और मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उसे मूव करने में हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है ना यहाँ से, तो इस वजह से इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है मूव करने के लिए। और ये किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन ही एक अपोजिंग नेचर में, अगर हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में। अब देखिए मास ऑफ बॉडी, बिल्कुल से मास पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द सरफेस, हाँ नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा कि स्मूथ है या ज़्यादा रफ है। जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रिक्शन हैज़ ऑलवेज डिसएडवांटेज, ऑलवेज एडवांटेज, समटाइम डिसएडवांटेज। अब देखिए फ्रिक्शन क्या है, अभी फ्रिक्शन के क्वेश्चन है। फ्रिक्शन में क्या होता है? एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के? जैसे हम राइटिंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। और हमारा वॉकिंग, हम चलते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। और डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है कि बहुत ज़्यादा हीट लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। जब भी जैसे बहुत सारी मशीन्स में फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है ना, वो हीट का लॉस होता है, तो वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है एक मशीन के लिए। तो फ्रिक्शन का क्या होगा? ऑलवेज समटाइम एडवांटेज, समटाइम डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? देखना है। साउंड एंड लाइट बोथ रिक्वायर मीडियम। अब देखिए साउंड एंड लाइट, हर एक ऑप्शन साउंड एंड लाइट के ऊपर है। चल ठीक है, समझते हैं इसको। साउंड क्या है? देखो साउंड एक मीडियम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। वैक्यूम होता है जहाँ पे पूरा का पूरा इवैक्यूएटेड एरिया, मतलब जिसमें कोई गैस नहीं होती। और जो लाइट होती है ना, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे हमारा सन है और हमारी अर्थ है इधर, ठीक है। सन से अर्थ पे आने में लाइट को कोई मीडियम नहीं है, यूनिवर्स है बीच में, पूरा का पूरा एम्प्टी है, कोई एयर नहीं है, तो फिर भी सन से लाइट अर्थ के पास पहुंच जाती है, ठीक है। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। तो इसमें क्या बनेगा? साउंड नीड्स मीडियम। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, बट लाइट डजेंट नीड। हाँ, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। साउंड नीड्स मीडियम बट लाइट डजेंट नीड मीडियम, ठीक है। फोर्स प्रोपगेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, मोस्ट मतलब इजी क्वेश्चन है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए सेल कन्वर्ट, सेल का काम क्या है? सेल तो सिंपल होता है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल, नहीं गलत है। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही है। सी बी ऑप्शन मैच कर रहा है, सही है बी ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच देखना है। हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम, नहीं। हीमोग्लोबिन में तो आप सभी को पता होगा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन सेंटर होता है ना, Fe+2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। Fe+2 की फॉर्म में होता है। और जैसे अब फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर में तो होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आयरन, नहीं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तो ये दोनों आपस में इनकरेक्ट मैच कर रखे हैं। इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो ऑप्शन फाइंड द इनकरेक्ट बताना था ना, ऑप्शन डी, ए एंड सी। ए एंड सी दोनों ही गलत हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो हमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करना पड़ेगा ध्यान से। अब इसमें क्या है ना, ए बी सी डी बताना है हमें क्या होगा। अब इसके शायद ऑप्शन थोड़े शफल हो गए, ठीक है, इंटरमिक्स हो गए। यहाँ पे इसका ये बनेगा, इसका ये, यहाँ पे ये, और डी का ये H2SO3। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। H2SO3। अब देखिए ए और बी, 2A + 2B मैच कर रहा है ना। 2A हमारे पास क्या है? चलो ऑप्शन, ये ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे पास 2Na प्लस और 2B, बी क्या है हमारे पास? वाटर। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? 2NaOH
प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। और ये तो बिल्कुल सही बनी ये वाली इक्वेशन। और ऑप्शन ये देखें, S प्लस O2C बनेगा, S प्लस O2C, C तो CO2 है ना, तो बिल्कुल सही है। C क्या बनेगा, CO2, S प्लस O2, ये भी सही मैच कर रहे हैं। और C प्लस B इज इक्वल टू D, C प्लस B, C प्लस B, वाटर प्लस SO2, H2SO3 बनेगा, बिल्कुल सही है। वाटर प्लस SO2 इज इक्वल टू H2SO3, तो ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए ही हमारा सही आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से करना था, ये वाला क्वेश्चन गलती होने के चांसेस काफ़ी सारे थे, टाइम वेस्टिंग वाला क्वेश्चन भी हो सकता था अगर आप डी या सी से चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर गया सही से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ओकर इन फ्री स्टेट इन नेचर, कौन सी मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नेचर में। अब देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होती है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। तो फ्री स्टेट में तो नहीं हुई। कैल्शियम है, कैल्शियम किस स्टेट में करेगा, कैल्शियम देखिए जिप्सम की फॉर्म में, कैल्शियम जिप्सम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब जो सोडियम है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हमने पढ़ रखा है कई बार कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर एयर में भी रखेंगे फिर भी वो हम फ्लेम पकड़ लेगी ना, तो इसलिए सोडियम भी नहीं एग्जिस्ट कर सकती इसमें फ्री स्टेट में। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है गोल्ड, जो गोल्ड होता है ना नोबल मेटल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, गोल्ड, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, कौन सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की नहीं है, चलो देखते हैं। फॉर्म्स एनायन, बिल्कुल सही, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं कैटायंस बनाती हैं, जैसे सोडियम है Na इज इक्वल टू Na+ बनाता है ना, तो कैटायन बनाती है, तो ये नॉन मेटल क्या बनाएगी, एनायन बनाएगी, ये तो सही है। फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही, क्योंकि मेटल्स जो होती हैं बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगी क्या, नॉन मेटल, ये भी सही है। हमें तो इनकरेक्ट बताना था ना, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, सी, सी क्या है, गलत है, ये मेटल्स के लिए है और यहाँ पे नॉन मेटल्स में दे रखा है ये। लो डेंसिटी, बिल्कुल सही, लो डेंसिटी शो करती है नॉन मेटल्स, तो आंसर सी बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी इज, अब हमें केमिकल रिएक्टिविटी की ऑर्डर बताना है, ठीक है। इसके लिए आपने एक वो पढ़ा होगा, एक चार्ट होता है पूरा का पूरा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताता है। हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, मेटल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उसके बाद सबसे फिर जैसे जैसे हम इस चार्ट में नीचे जाते हैं तो उसमें नॉन मेटल्स आता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या आएगी, फ्लोरीन आएगी सबसे नीचे, और यहाँ पे लिथियम, जो लिथियम होती है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। हमें रिएक्टिविटी सीरीज बतानी थी, तो इनमें से हम मैच करें, हमारे पास क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम दे रखा है और एक पोटेशियम दे रखा है ना, मैग्नीशियम पोटेशियम, ठीक है, ये चार ही दे रखे हैं। इनको रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करना है, ठीक है हमें, चलो ठीक है अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या मेटल क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा मैग्नीशियम, ये भी एक मेटल ही है, ये भी रिएक्टिव है। ये इसके लिए आपको थोड़ा सीरीज़ का आइडिया होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लेना, ये आपने पहले पढ़ी भी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम मैग्नीशियम आ गया, और इनमें से कौन सा आएगा, जिंक, ठीक है, जिंक ये रिएक्टिव होता है। और उसके बाद हम देखते हैं आयरन, ठीक। अब देखो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैंने किस ऑर्डर में लगाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई है रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, और इसमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है ना, तो अब ठीक है हम मैच करते हैं। सबसे पहले क्या, पोटेशियम मैग्नीशियम, देखिए पोटेशियम मैग्नीशियम ये है, और पोटेशियम ये तो गया, ऑप्शन बी तो गया। अब इसमें देखिए जिंक, ये भी, सी भी गलत है, पोटेशियम मैग्नीशियम सही है। उसके बाद क्या है, जिंक और आयरन, जिंक और आयरन, डी मैच कर रहे हैं, आयरन जिंक ये गलत है, ए, तो आंसर क्या बचा, डी बचा, ठीक है। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ये तो आप कर सकते हो ना चेंज, तो इसका आंसर क्या बना, डी ऑप्शन सही बना, बिल्कुल ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए मैच कॉलम विद कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखिए इसमें थोड़ा आपको याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसका याद होगा वही कर सकता था इसको। अब देखो जो टेरिलिन है, ठीक है, टेरिलिन क्या है, पॉलीएस्टर है,
यहाँ पे लिखा है पॉलीएस्टर, ठीक है। ये इसके लिए आपको ये याद होना ही इम्पोर्टेंट है, पॉलीएस्टर। बेकेलाइट है, अब देखो बेकेलाइट भी एक पॉलीमर होते हैं, सभी हम पॉलीमर्स देख रहे हैं। जो बेकेलाइट है ये भी एक पॉलीमर है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है ना, जो पॉलीमर, जैसे हम जो यूटेंसिल्स हैं हमारे पास जितने भी, जैसे कि हम जो भी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, हैंडल्स होते हैं उनके, या कोई भी, जैसे हमारे पास वायर है तो वायर के ऊपर जो केबल होती है तो वो भी इसी की बनी होती है, बेकेलाइट की। तो बेकेलाइट किससे मैच करेगा? थर्मोसेटिंग से। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं ना, एक बार ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। और जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं उनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करने के बाद, और थर्मोसेटिंग को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। और ये बेकेलाइट है, जो बेकेलाइट कहाँ पे यूज़ होता है? यूटेंसिल्स में, ठीक है। हैंडल्स में ज़्यादा हॉट नहीं होता इसलिए, और जितनी भी वायरिंग होती है, वायरिंग के ऊपर जो केबल होती है उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी बेकेलाइट को हमने थर्मोसेटिंग के साथ, पॉलीमर के साथ मैच कर दिया, तो ठीक है। पी को हमने किया, हमने किसके साथ? पॉलिएस्टर के साथ, 3 के साथ। और क्यू के हमने किया थर्मोसेटिंग 4 के साथ। अब देखते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो थर्मोप्लास्टिक है, सेकंड। तो आर को हमने किया सेकंड के साथ, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक ऑफ एस, आर्टिफिशियल सिल्क किया, तो हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, रेयन के साथ किया। आर्टिफिशियल सिल्क कौन से नंबर पे? एस पे, ठीक है। एस को हमने मैच किया किससे? 1 से, ठीक है। अब देखिए मैच कर लीजिए इसको, 3 4 2 1 2 1, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कर लिया होगा आपको क्वेश्चन ये वाला। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेकेलाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है ना यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। वहीं से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमें क्या बोलती है? बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। बिल्कुल सही, अभी हमने पहले पढ़ा था, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देखी थी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल दिया है? बेकेलाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गलत, बेकेलाइट तो गुड कंडक्टर होता ही नहीं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो वायरिंग की केबल है, ठीक है, उसके ऊपर जो रैप हुई है ना, जो रबर रैप हुई है, वो बेकेलाइट से ही बनी हुई है। तो अगर वो कंडक्ट करती है तो हमें भी करंट लगता है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। इलेक्ट्रिसिटी, हीट भी नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि यूटेंसिल्स को जो हम पकड़ने के लिए हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट के बनते हैं, तो ये भी नहीं कंडक्ट करता। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गलत, पहली तो गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नहीं, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बिल्कुल सही, सी मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ऑप्शन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड अ वेट विदाउट ब्रेकिंग इज। ये तो कॉमन सी है, मतलब एक डेफिनेशन ही पूछ ली इन्होंने। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड अ वेट विदाउट ब्रेकिंग इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तो आप लोगों को याद होनी चाहिए थी, डेफिनेशन थी बिल्कुल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए पॉलीमर विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल। कौन सा पॉलीमर सबसे ज़्यादा पैकेजिंग में यूज़ होता है? कॉमन सा है ना, पॉलीथीन। देखते हैं पॉलीथीन, ये रहा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉलीथीन। इनमें से कोई नहीं यूज़ करते इतना ज़्यादा कॉमनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4R इन 4RP प्रिंसिपल, आर रिड्यूस, रीयूज। अब देखते हैं कौन सा होगा, रिसाइकिल एंड रिकवर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन था बस, ये जिसको आता होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, फर्टिलाइजर आर द केमिकल्स रिच इन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं, फार्म्स में यूज़ करते हैं, फार्म्स में, तो उसमें क्या होता है? तीनों के तीनों केमिकल्स होते हैं। फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और पोटेशियम भी होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस तीनों ही होते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर 21 का डी। वो तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ट्रांसफेरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इनटू प्लांट एंड देन मल्टीप्लाइंग देम आर इन्वॉल्व इन। अब किसी भी, हमने एक बायोटेक ब्रांच होती है पूरी की पूरी, उसमें ना जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। देखिए यूजेनिक्स बिल्कुल गलत, यूजेनिक्स का रिलेशन है ही नहीं इससे। प्लांट
अकेला प्लांट, ये तो है ही नहीं, हर तो गलत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका आंसर है, अभी बताता हूँ कैसे। क्रॉप इंप्रूवमेंट ये भी नहीं है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी नहीं करते हैं। अब किसी भी हमारे पास ना बायोटेक में क्या होता है, जैसे कोई भी मैंने वेक्टर डीएनए लिया, ठीक है, उसको हम किसी भी डिजायरेबल मतलब बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं, जो हमें आगे, जिससे हमें कुछ भी प्रोटीन चाहिए या जो भी हमें डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए उसके लिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या था ना, टू अल्टर द डीएनए, किसी भी डीएनए को हम चेंज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान। मतलब इसमें क्या बोला है, ट्रांसफरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनटू प्लांट एंड देन मल्टीप्लाइंग देम आर इवॉल्विंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। आंसर सी बनेगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बैक्टीरिया वायरस इज कॉल्ड, बैक्टीरियल वायरस मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये ध्यान रखना थोड़ा, जिसके पीछे मतलब जैसे बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। अब साइनोफेज है, साइनोफेज भी एक बैक्टीरिया का टाइप होता है। इसने बोला ब्रॉडली टर्म बोल दी बैक्टीरियल वायरस, और साइनोफेज एक बैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइनोफेज मतलब साइनोबैक्टीरिया, इनको अदर नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो इनको इन्फेक्ट करता है उसको बोलेंगे साइनोफेज। माइकोफेज होता है फंगस, जो फंगस को इन्फेक्ट करता है, जो फंगस को इन्फेक्ट करने वाले वायरस उनको बोलते हैं माइकोफेज। अब प्रोटियोफेज जो प्रोटीन को इन्फेक्ट करते हैं, प्रोटीन को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या बोलेंगे, प्रोटियोफेज। तो आंसर क्या पूछा था, बैक्टीरियल वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली इन द टेबल गिवन बिलो। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही से मैच कर रहा है। देखिए इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, डिजीज़ यहाँ पे आएगी। देखो डिजीज़ है ना, ये एड्स, ये यहाँ पे है, इनमें तो नीचे वाले में तो सही है। अब देखिए डिजीज़ क्या है, एड्स, और ट्रांसमिशन, उसका ट्रांसमिशन देखो किस कैसे फैलती है, ठीक है। अब देखिए थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल सही है। जो एड्स है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलती है, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू फैलती है, जैसे इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी गलत होता है, इन्फेक्टेड नीडल्स। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब भी एड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे मलेरिया है, अब ये तो हो गया मैच, बिल्कुल सही मैच है ये फर्स्ट वाला तो। अब मलेरिया है थ्रू बॉडी कॉन्टैक्ट, गलत, बॉडी कॉन्टैक्ट के थ्रू तो फैलता ही नहीं मलेरिया। जो मलेरिया है बॉडी थ्रू, उसके तो फैलता ही नहीं बॉडी कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, आपने पढ़ा भी होगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू क्या फैलता है, मलेरिया, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी, सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, हेपेटाइटिस बी ए एंड बी थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, गलत, कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू नहीं फैलता है, ये भी एड्स की तरह ही फैलता है, मतलब इन्फेक्टेड नीडल से फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है अब जब हम ब्लड को किसी के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा मैच कर रहा है इसमें, सिर्फ ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज। अभी हमें कौन सा बताना है, मतलब जो करेक्ट पेयर है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते आगे। ईस्ट क्या है, फंगस है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी कौन सी शो करती है, फर्मेंट ग्लूकोज प्रोड्यूस एल्कोहल, फर्मेंट ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एल्कोहल, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि फंगस होती है ना, ये एक पूरा का पूरा हमें एल्कोहल बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ऑप्शन ये तो स्टेटमेंट में तो मैच करी है। बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड मटेरियल, ये भी बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं डेड मटेरियल्स को। अब देखिए थर्ड, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये यहाँ से बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन इन प्लांट, गलत है, ये थर्ड वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उनको यूज़ कर सके। तो इसने तो बिल्कुल गलत बोल रखा है, प्रोटीन इन प्लांट, प्रोटीन का तो कोई है नहीं रिलेशन। तो कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चिक सेल, क्वेश्चन नंबर 26। चिक सेल्स आर मेड अप ऑफ, जो चिक सेल्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, देखिए जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो सबसे आउटर लेयर जो होती है ना हमारी, जितनी भी आउटर लेयर वाली सेल्स होती हैं वो एपिथेलियल सेल्स ही होती हैं।
हमारी बॉडी की। तो 26 का आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 27, omnicellular is cellular an idea of Ludovico means that all organisms are composed of cells। देखो omnicellular is cellular का डायरेक्ट आंसर यही था। ये ठीक है, एक साइंटिस्ट ने दिया था लुडोविको ने। इसने क्या बताया था कि जितनी भी नई जो सेल्स बन रही है, न्यू लिविंग सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसकी सिर्फ इसका स्टेटमेंट का मीनिंग यही था। तो देखते हैं, न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, नहीं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हाँ ये सही है। सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, गलत। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, गलत। तो ऑप्शन बी ही मैच कर रहा था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था काफ़ी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर इनकरेक्ट। कौन से मैचेस जो हैं इनकरेक्ट हैं? आप देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम मैच कर रहा है किसी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। ये फंक्शन दे रखे हैं उनके, ये प्रेजेंस मतलब कहाँ पे है, प्लांट एंड एनिमल सेल में। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन तो मैच कर रहा है सही से, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है राइबोसोम। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन बिल्कुल सही। एनिमल सेल ओनली, ये भी सही है, बिल्कुल बी भी सही है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, जो फॉलोइंग मैचेस आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ सेल्स है? नहीं। क्लोरोप्लास्ट में तो क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है इतनी बार, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। तो स्टोरेज ऑफ सेल्स तो काम किसका है, आपने पढ़ा ही होगा जरूर, वैक्यूल का। वैक्यूल का काम क्या होता है, सेल सेप, स्टोरेज ऑफ सेल सेप, और प्लांट सेल में होता है। ये तो ठीक है, पर ये गलत है यहाँ पे, ऑप्शन सी ही गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या पिगमेंट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल, तो ये बिल्कुल गलत है, ये वैक्यूल के बारे में लिख रखा है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ दीज नेशनल पार्क नॉट पेड करेक्टली विद इट स्टेट। कौन सा जो नेशनल पार्क सही से मैच नहीं है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, हाँ बिल्कुल सही है, गुजरात में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में, हाँ बिल्कुल सही। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, यस ये भी सही है। भरतपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, गलत। भरतपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, गलत। ऑप्शन आंसर क्या इसका, डी है, इनकरेक्ट बताना था ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को। स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, याद होना चाहिए था ये तो। यूनेस्को ये किस लिए किया था, साइंटिफिक सोसाइटी ने ये इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, ताकि पीपल एंड रिलेशनशिप, पीपल और एनवायरनमेंट में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके अच्छे से। तो उन्होंने ये मैप प्रोग्राम किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, याद होना चाहिए था, यूनेस्को। तो आंसर क्या बना इसका, यूनेस्को आंसर। ठीक है, आज का यही सॉल्यूशन था पूरा का पूरा। तो आई होप आपने ये बेस्ट दिया होगा अपना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।